Hello dear viewers, EduDeck by Nera sir welcomes you all and wishes you a very happy and prosperous new year। आज से हम करंट अफेयर्स की क्लासेस को शुरू करेंगे। इस क्लास में हम दिसंबर मंथ के कंप्लीट और मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो वेरियस सोर्सेज से लिया गया है। इसमें द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, इसके साथ साथ में PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको कंसिडर किया गया है। तो ये बहुत ही रिलायबल डाटा है, आप बिल्कुल अश्योर होकर के स्टडी कर सकते हो। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। 1 दिसंबर को BSF रेजिंग डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना हुई थी और BSF का एक आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगर बजट की हम बात करें तो इस बार 17,118 करोड़ रुपए BSF को आवंटित किए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इसकी जो संकल्पना है वो अगस्त 1987 में जेम्स बन और थॉमस नेटर ने की थी। जेम्स बन और थॉमस नेटर जो थे वो विश्व स्वास्थ्य संगठन में एड्स पर वैश्विक कार्य में जन सूचना अधिकारी हुआ करते थे और उन्होंने विश्व एड्स दिवस की संकल्पना की थी। इसके बाद 1 दिसंबर 1988 को पहली बार विश्व भर में विश्व एड्स दिवस मनाया गया, लेकिन भारत ने एड्स की बीमारी को रोकने के लिए अपने यहाँ 1992 के अंदर इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद जरूर रखिएगा। भारत ने एक लक्ष्य लिया है कि 2030 तक एड्स की बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म करना है। अगर 2018 तक एड्स के रोगियों की हम बात करें तो भारत में तीसरी सबसे बड़ी आबादी एड्स के रोगियों की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एम्बर के बारे में डिस्कस करते हैं। ऊर्जा थिंक टैंक है एम्बर, और एम्बर ने ये माना है कि भारत को 3 गुना निवेश करने की ज़रूरत है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। नवीकरणीय ऊर्जा अगर क्षमता में वो 3 गुना निवेश करता है तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के जो नेट जीरो का लक्ष्य है वो हासिल 2030 तक कर पाएगा। भारत को 101 बिलियन डॉलर अतिरिक्त खर्च करने की इसमें ज़रूरत है। IEA के नेट जीरो लक्ष्य के लिए भारत को 2027 तक 41 गीगावाट सौर ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, 1.8 गीगावाट पवन ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इनमें वार्षिक वृद्धि इतनी करनी पड़ेगी। इन लक्ष्यों को पूरा करने से 2030 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 448 गीगावाट सौर यानी सौर ऊर्जा 448 गीगावाट हो जाएगी, और जो पवन ऊर्जा है वो 122 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। तो लेट्स मूव ऑन और डिस्कस करते हैं। 100% हरित ईंधन के उपयोग करने वाली दुनिया की पहली ट्रांस एटलांटिक उड़ान भरी गई है, और वर्जिन एटलांटिक ने 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसको सैफ बोला गया है, द्वारा संचालित दुनिया की पहली ट्रांस एटलांटिक उड़ान फ्लाइट 100, याद रखिएगा फ्लाइट 100 ने इतिहास रच दिया है। और पूरी तरह से ये हरित ईंधन है, और इसके अंदर 88% जो है अपशिष्ट वसा से बना हुआ ये ईंधन है, और 12% जो है वो मकई यानी मकई के कचरे से बना हुआ ईंधन है। तो पूरी तरह से 100% जो हरित ईंधन है उससे उड़ने वाला ये पहला यान रहेगा फ्लाइट 100। चलिए 2 दिसंबर के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के तौर पर 2 दिसंबर को मनाया जाता है, और आज ही के दिन यानी कि इस दिन 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जैसा आपको पता भी होगा। और इसके साथ साथ भोपाल गैस त्रासदी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ US एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जारी हुआ है। इसमें दुनिया भर में लाहौर को पहले स्थान पर रखा गया है, उसके बाद में कराची को जगह मिली है, नई दिल्ली को तीसरे
दूसरा सबसे प्रदूषित है। कराची को 7वां स्थान मिला है, लाहौर को फर्स्ट मिला है, कराची को 7th मिला है और न्यू दिल्ली को 2nd मिला है और काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है उसको 3rd प्लेस इसके अंदर दिया गया है। चलिए भोपाल गैस त्रासदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को गठित हुई थी। इसमें यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो कि एक यूएस की कंपनी थी और उसने अपना प्लांट भोपाल में लगाया हुआ था। उस प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जो गैस है, जहरीली गैस है, वो रिसाव हो जाती है और इससे उसके आसपास रहने वाले लगभग 3787 लोगों की डेथ हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आमतौर पर पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं मलेरिया लैंडस्केप इन 2022 के बारे में। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में दर्ज मामलों में भारत शीर्ष पर रहा है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 2022 में दर्ज किए गए मलेरिया के मामलों में भारत जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अग्रणी रहा है। इस क्षेत्र में कुल मामले जो हैं वो 5.2 मिलियन दर्ज हुए हैं, जिनमें से 66% मामले केवल भारत में मिले हैं। अगर हम एक और इम्पोर्टेंट आंकड़े की बात करें, 30 नवंबर 2023 को जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि भारत में 55% जो मलेरिया के आंकड़े हैं उनमें कमी देखी गई है, भले ही यहाँ मामलों की संख्या अधिक थी। यानी कि अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत प्रमुख है, फर्स्ट प्लेस पर है, लेकिन खुद भारत के अंदर जो मलेरिया के मामले हैं उनमें 55% रिडक्शन यानी कमी हमें देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेम मानेकशॉ के बारे में बात कर लेते हैं। सेम मानेकशॉ जो कौन थे, ये भारत के पहले फील्ड मार्शल थे भारत के पहले, इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ थे। इनका जन्म अमृतसर में हुआ था और भारत पाक युद्ध के दौरान इन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी और लगभग 93,000 पाकिस्तानी जो सेना की युद्ध बंदी थे, यानी वो सैनिक थे जिनको युद्ध में बंदी बना लिया गया था, उनके प्रति दया दिखाई थी और उनको आज़ाद कर दिया गया था। इनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ और 27 जून 2008 को इनका देहांत हो गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। COP28 में WHO का एजेंडा स्वास्थ्य को केंद्र में रखा गया और इसके अंदर जो टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसस है, उन्होंने COP28 में 3 महत्वपूर्ण कॉलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त हमें करना ही होगा, स्वास्थ्य प्रणालियों के जलवायु लचीलेपन को मजबूत भी करना पड़ेगा, जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को स्वास्थ्य क्षेत्र में पुनः निर्देशित करना पड़ेगा। यानी उन्होंने क्लाइमेट चेंज को अहम भूमिका के तौर पर लिया है और क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन पर नियंत्रण पाना पड़ेगा। चलिए 3 दिसंबर के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के तौर पर ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजेबल्ड पर्सन्स के तौर पर। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 के अंदर की थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस 1992 से मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें, दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा डिजेबल्ड पीपल हैं और उनमें से 80% जो डिजेबल्ड पीपल हैं वो विकासशील देशों में रहते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दुनिया में दिव्यांग जनों में से 46% 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ये याद रखिएगा, 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं वो 46% डिजेबल्ड इंडिविजुअल्स हैं। चलिए 4 दिसंबर के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है। कराची हार्बर पर हमला करने के लिए 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट याद रखिएगा 4 दिसंबर की रात को शुरू किया गया था। ये ऑपरेशन ट्राइडेंट का संबंध किससे होता है? भारतीय नौसेना से है और कराची पर हमले करने के लिए, कराची के हार्बर या बंदरगाह पर हमला करने के लिए शुरू किया गया था। भारतीय नौसेना के इतिहास का अगर हम
देखें तो ये ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय नौसेना दिवस जो है अक्टूबर के महीने में रॉयल नेवी ट्राफल्गर दिवस के तौर पर मनाया जाता था। ट्राफल्गर दिवस के तौर पर, ट्राफल्गर दिवस के तौर पर मनाया जाता था। ट्राफल्गर दिवस जो है वो 21 अक्टूबर को पड़ता है, याद रखिएगा। और अंग्रेज़ों के समय जो भारतीय नौसेना दिवस है वो ट्राफल्गर दिवस के तौर पर 21 अक्टूबर को मनाया जाता था। भारतीय नौसेना की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है, याद रखिएगा। यानी राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। एक 4 सितारा एडमिरल जो होता है भारतीय नौसेना के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया जाता है और नौसेना की कमान संभालता है। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 के अंदर ब्रिटिश व्यापारी जहाज़ों की सुरक्षा के लिए की गई थी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने यूएनएलएफ के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और जान लेते हैं यूएनएलएफ के बारे में। यूएनएलएफ जो है वो मणिपुर में बड़ा सक्रिय, एक कह सकते हो उग्रवादी संगठन है, जिसकी स्थापना 24 नवंबर 1964 को की गई थी। और ये अपनी ही एक, जैसे कहते हैं, गरम दल की विचारधारा रखने वाले एक उग्रवादी संगठन का समूह है। मणिपुर पीपल्स आर्मी की स्थापना 1990 में की गई थी। अब इनसे, यूएनएलएफ से केंद्र सरकार ने बातचीत की है कि किस तरीके से शांति समझौते को बनाया रखा जा सकता है। एक्चुअल में यूएनएलएफ जो है वो मणिपुर को भारत से आज़ाद करवाना चाहता है। कंचन देवी बनी ICFRE की पहली महिला महानिदेशक। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी, भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं ये, IFS जिसको बोलते हैं हम, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की अधिकारी हैं। कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, जिसको हम इंग्लिश में ICFRE बोलते हैं, की महानिदेशक DG के तौर पर नियुक्त किया गया है। कंचन देवी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत प्रमुख परिषद में यह प्रतिष्ठित पद संभालने वाली पहली महिला बन गई है। यानी DG के तौर पर यह काम करने वाली पहली महिला बन गई है। ICFRE का मुख्यालय देहरादून के अंदर है, याद रखिएगा, उत्तराखंड के देहरादून के अंदर है। यह वन संरक्षण के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का सामना करता है। सो लेट्स मूव ऑन। व्हाइट लंग सिंड्रोम के बारे में बात कर लेते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया एक प्रकार का, जिसे आमतौर पर व्हाइट लंग सिंड्रोम कहा जाता है। यह चीन, डेनमार्क, अमेरिका, नीदरलैंड सहित विभिन्न देशों के लिए चिंता का कारण बना है और ये मुख्यतः 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को अपना शिकार बनाता है और फेफड़ों पर सफ़ेद रंग के धब्बे नज़र आते हैं और इसके लक्षण वही है जो आमतौर पर कोल्ड या फ्लू के होते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सोइल डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिवस को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की कुल 1/3 मृदा का क्षरण यानी इरोजन हो चुका है या अपर्दन हो चुका है। इसीलिए विश्व मृदा दिवस को मनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इतिहास की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने की सिफारिश की थी। अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने की सिफारिश की थी। यह दिवस मनाने का निर्णय ग्लोबल सोइल पार्टनरशिप के तहत किया गया और पहला विश्व मृदा दिवस 2014 के अंदर मनाया गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 2014 के अंदर मनाया गया था। भारत में मृदा संरक्षण के बारे में अगर हम बात करें, सोहरा पठार में मिट्टी की नमी बढ़ाने के लिए चिरापुंजी इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, याद रखिएगा। चिरापुंजी इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है सोहरा पठार में मिट्टी की नमी किस तरीके से बढ़ाई जाए। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना जो देश में कृषि प्रणाली पूरे भारत में मिट्टी की गुणवत्ता पर केंद्रित है और देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी शुरू की गई है। देखिए, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना जो है वो
पूरे देश की मिट्टी की गुणवत्ता किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं उसकी जांच से संबंधित है। इसके साथ साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी शुरू की गई है। अगर हम FAO की बात करें, खाद्य व कृषि संगठन के बारे में, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, याद रखिएगा। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद के अधीन काम करती है। इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है। FAO की स्थापना कब हुई थी? FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इटली के रोम में है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वर्तमान में इसके कुल सदस्य कितने हैं? 194 है। FAO, और अगर हम देखें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। लेट्स मूव ऑन और IMO के बारे में हम स्टडी करते हैं। भारत ने 2024-25 द्विवार्षिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO में एक बार फिर निर्वाचन होकर के महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और 2 वर्ष के लिए ये उपलब्धि भारत को मिली है। यह पुनः निर्वाचन भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि वाले 10 राज्यों या देशों की सम्मानित श्रेणी में खड़ा करता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, UAE और अमेरिका जैसे प्रभावशाली 10 देश हैं। उस श्रेणी में भारत अपने आप को खड़ा पाता है। लेट्स मूव ऑन। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, जिसको कि IGF बोला जाता है, से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए विभिन्न समूह के प्रतिनिधियों को समान स्तर पर लाता है। यानी अभी IGF जो है वो भी सुर्खियों में रहा है। तो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम क्या है? विभिन्न समूह को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए प्रयासरत रहता है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 IIGF जो है 2023, इससे पहले 2021 और 22 में हो चुका है। तो ये इसका तीसरा संस्करण है, याद रखिएगा। 5 दिसंबर को एक हाइब्रिड इवेंट के तौर पर आयोजन होने वाला है। IIGF 2023 का तीसरा संस्करण का जो थीम है वो क्या रहेगा? मूविंग फॉरवर्ड सेलिब्रेटिंग भारत डिजिटल एजेंडा। तो याद रखिएगा, मूविंग फॉरवर्ड सेलिब्रेटिंग भारत डिजिटल एजेंडा इसका थीम रहेगा। IIGF के बारे में ये बातें आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन। किसान आत्महत्याओं पर NCRB ने डेटा जारी किया। 4 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको NCRB बोला जाता है, के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में पूरे भारत में किसान आत्महत्याओं में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई। आंकड़ों से पता चला कि कुल 11,290 किसानों की मौतें दर्ज हुई। क्षेत्रीय असमानताओं की बात करें तो महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे हैं, जहां पर 4,248 किसानों की मृत्यु दर्ज हुई, जो भारत में सभी मामलों का 38% है। याद रखिएगा। इसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आत्महत्याओं में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। 2021 की तुलना में यहाँ पर वृद्धि कितनी? 42.13% की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में भी 31.65 की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जबकि आंध्र प्रदेश में 16% की कमी आई है। तो एक राज्य है जहां पर कमी आई है और 2 राज्य हैं जहां पर आकस्मिक बढ़ोतरी हमें देखने को मिली, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। आंध्र प्रदेश में कमी है और फर्स्ट प्लेस पर कौन है? महाराष्ट्र है। ये आपको पता होना चाहिए। और सीजीमाली बॉक्साइट खदानों पर चिंताएं, अगर हम बात करें वेदांता लिमिटेड के बारे में, तो ओडिशा के कालाहांडी और रायगढ़ जिलों में बॉक्साइट की खदानें मिली हैं और उन खदानों पर जो खनन की जिम्मेदारी है वो वेदांता लिमिटेड को दी गई है। जहां पर आंदोलन हो गया है, इससे वहाँ पर पर्यावरण में गिरावट आएगी और आजीविका को भी नुकसान पहुँचेगा। इसीलिए वेदांता गो बैक के नारे वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। प्रस्तावित खनन के लिए 18 अक्टूबर 2023 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान ये सारी चिंताएं व्यक्त की गई थी। तो लेट्स मूव ऑन। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर 2023 को शहरी नियोजन और विकास पर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू
भारत के G20 शेरपा श्री अमिताभ कांत द्वारा वर्चुअली यानी कि डिजिटली जारी किया गया। अगर मुख्य पहलुओं पर बात करें तो डिजिटल प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वित्तीय आयामों और पीपी की जांच होनी चाहिए, शहरी परिवहन योजना पुनर्निवास पर जोर होना चाहिए, प्रभावी शहरी शासन व्यापक अंतर्दृष्टि पर, यानी इन पहलुओं पर बात की गई है। लेकिन आपको बस इतना याद होना चाहिए कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट कब जारी की गई और उसको किसने जारी किया था। सो लेट्स मूव ऑन और आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर GT60SA का संचालन जो है वो जापान में 1 दिसंबर से शुरू हो गया है और जापान में इबाराकी नामक प्रांत है, वहाँ पर ये परमाणु रिएक्टर लगाया गया है। और इस परमाणु रिएक्टर को बनाने में यूएन यानी यूरोपियन जो संगठन है वो और उसके साथ साथ जापान में एक सहयोग, एक कोलैबोरेशन रहा। यूरोपियन संघ, EU, यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन और जापान के बीच में कोलैबोरेशन से ये विकसित किया गया है। सो लेट्स मूव ऑन। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम मानचित्र ऐप लॉन्च की है। ग्राम मानचित्र ऐप जो है वो GPS की मदद से काम करेगी और जियो टैगिंग में तस्वीरें खींचने में और डिजाइन बनाने में मदद मिलेगी। और एक्शन सॉफ्ट नाम का एक ऐप तैयार किया गया है जिसका संबंध किससे रहेगा, ग्राम पंचायत या ग्राम मानचित्र से रहेगा। यह सुविधा 3 महत्वपूर्ण चरणों में परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग सुविधा प्रदान करती है, काम शुरू होने से पहले, काम के दौरान और काम पूरा होने के बाद में कि किस तरीके की भू संरचना वहां पर दिखाई पड़ रही है। सो लेट्स मूव ऑन। 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के तौर पर भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1996 में की गई थी। याद रखिएगा 1996 में इंटरनेशनल एविएशन डे की घोषणा की गई थी। और परंतु 7 दिसंबर 1994 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की 50वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था। इसकी घोषणा 1996 में की गई थी लेकिन पहली बार 50वीं वर्षगांठ पर 7 दिसंबर 1994 को मनाया गया था। 7 दिसंबर 1994 को 54 देशों ने अमेरिका के शिकागो में इंटरनेशनल एविएशन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इस संगठन का निर्माण 4 अप्रैल 1947 को किया गया था। इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में ICAO का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1947 को की गई थी। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की सुरक्षा व विकास सुनिश्चित करने के लिए नियमों व तकनीकों को तैयार करता है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के लगभग 193 सदस्य हैं, यानी कि 193 सदस्य हैं। एयर नेविगेशन कमीशन इस संगठन का तकनीकी निकाय है, यानी टेक्निकल सपोर्ट एयर नेविगेशन कमीशन इसको प्रोवाइड करता है। इसके 3 प्रमुख अंग रहेंगे, असेंबली, ICAO प्रसिद्ध और सचिवालय। लेट्स मूव ऑन। मध्य प्रदेश सड़क कनेक्टिविटी और लचीलापन परियोजना जो है वो भारत सरकार और IDB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के मध्य एक समझौता हुआ है जिसके अंदर IDB जो है वो $1.7 मिलियन का ऋण भारत को देगा, जिससे कि मध्य प्रदेश सड़क कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जा सके और इससे लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट की कनेक्टिविटी में सुधार देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कोयला क्षेत्र के वन रोपण के लिए मियावाकी, ये स्कीम याद रखिएगा, मियावाकी पद्धति कहाँ शुरू की गई है, छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है।
छत्तीसगढ़ के कोयला बेल्ट के क्षेत्र में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी SECL ने अपने परिचालन क्षेत्र में पहली बार मियावाकी पद्धति को लागू किया है और SECL का गेवरा क्षेत्र 4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के सहयोग से 2 हेक्टेयर में मियावाकी वन पायलट परियोजना का गवाह बनेगा। मियावाकी विधि होती क्या है वो भी हम जान लेते हैं। जापानी वनस्पति शास्त्री जो थे अकीरा मियावाकी, याद रखिएगा, जापानी वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने ये पद्धति शुरू की थी जिसके अंदर क्या है, देशी पेड़ के भीतर, यानी आप देखिएगा प्रत्येक वर्ग मीटर के भीतर देशी पेड़, झाड़ियाँ, ग्राउंड कवर पौधे लगाना शामिल है और इससे वो मानते थे कि वहाँ पर हरियाली बहुत तेजी से बढ़ती है। तो लेट्स मूव ऑन। गूगल ने जेमिनी का अनावरण किया, यानी कि चैट GPT जैसी जो कंपटीटर मार्केट में आ गए हैं उनको कॉम्पीट करने के लिए, उनका सामना करने के लिए गूगल ने जेमिनी नामक AI सिस्टम लॉन्च किया है। गूगल CEO सुंदर पिचाई ने इसे 8 साल के समर्पित AI कार्य को चिन्हित करते हुए कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रयास बताया। जेमिनी के 3 स्वरूप है, अल्ट्रा, प्रो और नैनो। अल्ट्रा में क्या रहेगा, सिस्टम गहन AI कार्यों के लिए बड़े LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को नियोजित करता है और प्रो मोड छोटे LLM का यूज करता है और नैनो जो है सबसे छोटे LLM यानी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसका उपयोग करता है, जो कंप्यूटर फ़ोन के लिए संभावित स्थानीय उपलब्धता का सुझाव देता है। तो जेमिनी किसने, गूगल ने लॉन्च किया। G फॉर जेमिनी, G फॉर गूगल। गुजरात का गरबा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हो गया है। मान्यता को 5 से 9 दिसंबर 2023 तक कसाने बोत्सवाना में आयोजित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक के दौरान औपचारिक रूप दिया गया है। यानी आप याद रखिएगा, गुजरात का जो गरबा है वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ है और ये बोत्सवाना में एक सम्मेलन हुआ, वहाँ पर इसको ये जो गौरव है वो हासिल हुआ था। प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए राष्ट्रीय सर्कुलर अर्थव्यवस्था रोड मैप जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत में प्लास्टिक कचरे में कमी के लिए नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप का अनावरण किया, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बीच में सहयोगात्मक प्रयास है। तो याद रखिएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट को, कचरे को किस तरीके से कम किया जा सकता है उस बारे में एक रोड मैप तैयार किया है, ताकि उससे जो है इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स जो है वो उत्पन्न ना हो, यानी पर्यावरण खतरा ज़्यादा उत्पन्न न हो। इटली जो है वो बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से अलग हो गया है। देखिएगा 2019 में उस समय के जो इटली के प्रधानमंत्री थे, जो गियुसेप्पे कोंटे थे, गियुसेप्पे कोंटे थे, इनका नाम याद रखिएगा, गियुसेप्पे कोंटे इटली के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने BRI के अंदर शामिल होने की इच्छा दर्शाई थी, लेकिन जो अभी की प्रधानमंत्री है मेलोनी इसकी आलोचक रही है और उन्होंने कह दिया है कि हम इससे हटना चाहते हैं और औपचारिक रूप से मार्च 2024 से इटली से बाहर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, दुनिया भर में लगभग 150 देश BRI का हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना दिवस, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के तौर पर मनाया जाता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रक्षा कर्मियों के कल्याण की जो आवश्यकता है उसके प्रबंधन की आवश्यकता को देखते हुए ये दिवस मनाया जाता है। देखिएगा 1949 में तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। समिति ने 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष झंडा दिवस मनाने की सिफारिश की। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर जनता द्वारा दिए गए दान के बदले आम जनता को छोटे झंडे वितरित किए जाएंगे और दान को रक्षा कर्मियों के कल्याण प्रबंधन के लिए
मतलब उपयोग किया जाएगा। 1949 में बलदेव सिंह समिति ने झंडा दिवस कोष की स्थापना की थी। तो झंडा दिवस कोष की स्थापना कब हुई थी? 1949 के अंदर। बिल्ड फॉर भारत पहल क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC ने गूगल क्लाउड इंडिया, एंटलर इन इंडिया, पेटीएम, प्रोटीन, स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से आधिकारिक तौर पर बिल्ड फॉर भारत की शुरुआत की है। याद रखिएगा, बिल्ड फॉर भारत की शुरुआत ONDC ने की है और इनके सहयोग से की है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल वाणिज्य में चुनौतियों का समाधान करना, विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, व्यवहारिक समाधान को बढ़ावा देना है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। पहल की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। सबसे पहले नेक्स्ट जेन वेंचर्स, जिसको श्रेणी फर्स्ट में रखा गया है। स्केलेबल सॉल्यूशंस, जिनको श्रेणी सेकंड में रखा गया है। फाउंडेशन सॉल्यूशन, जिनको श्रेणी 3 में रखा गया है। पुरस्कार और सहयोग देखिएगा। श्रेणी 1 के विजेताओं को भारत में एंटलर से विशेष अवसर मिलेंगे, उद्योग जगत के नेताओं से मार्गदर्शन भी मिलेगा और साथ साथ 5 करोड़ की जो राशि है वो इक्विटी मुक्त अनुदान प्राप्त होगा। श्रेणी 2 और 3 के अंदर विजेताओं को उनकी परियोजनाओं में और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इनोवेशन कह लीजिए, उनको बढ़ावा देने के लिए गूगल क्लाउड इंडिया से क्लाउड क्रेडिट प्राप्त होगा। सो लेट्स मूव ऑन। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो अभी अभी हम कर रहे थे कि ये क्या होता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, यानी इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत 31 दिसंबर 2021 को स्थापित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC का उद्देश्य ई कॉमर्स का लोकतांत्रिकरण, विकेंद्रीकरण करना है। ONDC का मिशन विक्रेताओं, विशेषकर छोटे और स्थानीय उद्यमों के लिए पहुंच और समावेशन सुनिश्चित करते हुए ग्राहकों को अधिक विकल्प और स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी प्रदान करना है। तो लेट्स मूव ऑन। और शुचित्वा थ्योरम परियोजना क्या है, ये याद रखिएगा। कोझिकोड जिला प्रशासन ने शुचित्वा थ्योरम परियोजना की शुरुआत के माध्यम से तटीय क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर ये उठाया है। और 9 दिसंबर को लगभग 12 जिलों के जो तटीय स्थानीय निकाय हैं उस पर बड़े पैमाने पर साफ सफाई की जाएगी और प्लास्टिक कचरा उठाया जाएगा। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वेक्षण किया गया। उस सर्वेक्षण के मुताबिक एशिया के 74% लोगों का मानना है कि सरकारी भ्रष्टाचार उनके देशों को परेशान करने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की स्थापना 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पारित एक जो प्रस्ताव था उसके बाद की गई थी। तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ह्यूमन राइट्स डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया था। मानवाधिकार दिवस की आधिकारिक स्थापना 4 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 317वीं प्लेनरी बैठक में की थी। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब की थी। मानवाधिकार दिवस की स्थापना 4 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र ने की थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये कब स्वीकार किया था, सार्वभौमिक घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार कर लिया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई और 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार सुरक्षा अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस के तहत हो गई थी। स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। उसके बाद में 28 सितंबर 1993 को एक अध्यादेश जारी किया गया जिससे इस आयोग की स्थापना हुई थी।
इसे मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 द्वारा वैधानिक आधार प्रदान है, यानी लीगल जो है एक तरह से इसको रिकॉग्निशन मिली हुई है। उसके साथ साथ देखिए, यह आयोग जीवन, स्वतंत्रता, समानता, सम्मान आदि मूलभूत मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्यरत है। इसका मुख्यालय याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जो हैं वो जस्टिस एच.एल. दत्तू हैं। जस्टिस एच.एल. दत्तू वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव अंबुज शर्मा है, ये याद रखिएगा। मूव ऑन। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में की थी। और इस वर्ष जो पर्वत दिवस की थीम रहेगी, विमेन मूव माउंटेन्स हैं। इस दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा समन्वय किया जाता है, यानी FAO के द्वारा समन्वय किया जाता है। और FAO के बारे में हमने अभी डिटेल में स्टडी किया है। इस दिवस पर पर्वतों के महत्व को दर्शाने के लिए विभिन्न किस्म के कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। FAO के अनुसार पर्वत ताजे पानी का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इससे विश्व के कुल 60 से 80% ताजे पानी की आपूर्ति होती है। यह जैव विविधता के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और FAO के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। हमने पहले भी किया था। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। इटली के रोम में इसका मुख्यालय है और इसके अंदर 194 सदस्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 गुजरात में आयोजित किया गया है। और इसमें देखिए एक्चुअल में जनवरी में आयोजित होगा और इसका विषय क्या रहेगा, गेटवे टू द फ्यूचर, गेटवे टू द फ्यूचर। और ये देखिएगा आई वाइब्रेंट गुजरात जो है वो 10 से 12 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 16 देशों 14 संगठनों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की पुष्टि की गई है। और 16 देशों में ये सारे देश रहेंगे जिसमें जापान, फिनलैंड, मोरक्को, कोरिया गणराज्य और ये सब शामिल रहेंगे। प्रत्येक भागीदार देश सहयोग, व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो लेट्स मूव ऑन और आगे को हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2024 जारी कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत ने 2022 के दौरान जलवायु प्रदर्शन में 7वां स्थान 7th पोजीशन या प्लेस हासिल किया था। पिछले वर्ष की तुलना में प्रगति करते हुए ये थोड़ा आगे बढ़ा है, क्योंकि पिछले वर्ष ये 8वें स्थान पर रहा था। बहुत उच्च प्रदर्शन श्रेणी के भीतर पहले 3 रैंकों में देश की अनुपस्थिति को देखते हुए यह सकारात्मक जो है भारत को प्रभावी रूप से चौथे स्थान पर खड़ा करता है। यानी पहले 3 स्थान पर अगर उच्च श्रेणी में देखें तो कोई देश दुनिया में सामने नहीं आ रहा है। रैंकिंग वार्षिक रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 का हिस्सा है, जिसे 8 दिसंबर को दुबई के COP28 के मौके पर प्रकाशित किया गया। शीर्ष प्रदर्शक इसमें डेनमार्क रहे, जिन्होंने 75.59 के स्कोर के साथ अपना जो शीर्ष स्थान है वो बरकरार रखा। उसके बाद में एस्टोनिया, फिलीपींस रहे, जिन्होंने 72.7% और 70.70% के साथ दूसरी, यानी एस्टोनिया ने सेकंड और फिलीपींस ने तीसरी पोजीशन हासिल की। भारत जो है वो 70.25% स्कोर के साथ अगले स्थान पर है, जो पिछले वर्ष क्या था 67.35 के स्थान से सुधार नजर आता है। यानी पिछले वर्ष 8th पोजीशन पे था, अभी भारत 7th पोजीशन पर है। और फर्स्ट 3 इसके अंदर फ्री मतलब उसके अंदर कोई देश शामिल नहीं होता है। और अभी हम बात करते हैं सऊदी अरब सबसे निचले 67वें स्थान पर हैं। सबसे नीचे कौन है, सऊदी अरब है, याद रखिएगा। जबकि मेजबान संयुक्त अरब अमीरात जो है वो 65वें स्थान पर है। वैश्विक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है, यानी कि अगर हम CCPI देशों के 1.5 के लक्ष्य को, यानी 1.5 डिग्री के लक्ष्य को देखें तो 2025 तक
उत्सर्जन शिखर हासिल करना होगा। 2030 बनाम 2020 के स्तर तक उत्सर्जन को आधा करने का लक्ष्य रखना होगा। यानी अगर हमें वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री तक बढ़ने तक रोकना है तो हमें जो है जितने भी जो जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं, उत्सर्जन को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसें हैं उनके उत्सर्जन पर कंट्रोल करना होगा। तत्कालिकता के बावजूद 2022 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई है, यानी प्रयास हुए हैं लेकिन फिर भी वृद्धि दर्ज हुई है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड अब पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 50% अधिक हो गई है, तो इससे 1.5 डिग्री से तापमान अधिक जाने की संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है। विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक प्रयोगशाला लॉन्च की गई है और ये कहाँ की गई है हम बिल्कुल आराम से अभी जानेंगे। ये जो प्रयोगशाला है वो एक्चुअल में चीन के अंदर बनाई गई है और चीन में जो डीप अंडरग्राउंड और अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स जो है एक्सपेरिमेंट्स जो है यानी डुर्फ आप कह सकते हो DURF इसको लॉन्च किया है और सिंजुआन प्रांत में जिनपिंग पर्वत के नीचे ये प्रयोगशाला बनाई गई है। इसकी जो गहराई है वो लगभग 2400 मीटर रहेगी, तो याद रखिएगा ये चीन के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। भारत 2023 में काला अजर उन्मूलन लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गया है। आंत लिस्मेनियासिस जिसे आमतौर पर काला अजर बोला जाता है कि उन्मूलन की राह पर है और देश में कोई भी ब्लॉक जो है वो 10,000 लोगों पर एक से अधिक मामले रिपोर्ट नहीं कर रहा है और इसके मुख्य जो प्रसारित करने वाले परजीवी जो हैं वो सैंड फ्लाइज रहते हैं और WHO प्रमाणन लक्ष्य जो है वो देखिएगा अगर अगले 3 वर्षों तक भारत में इसी तरह की गति इन मामलों की रहती है तो भारत को काला अजर उन्मूलन देश घोषित कर दिया जाएगा। अभी अक्टूबर में बांग्लादेश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के तौर पर यानी बांग्लादेश जो है वो काला अजर पर काबू पाने वाला उन्मूलन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और भारत भी इसी राह पर आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस दिवस को मुख्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की स्थापना की थी और इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा इसकी डेट को। उसके बाद में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें प्रति परिवार जो है यानी प्रति व्यक्ति जो है एक परिवार के सभी व्यक्ति को लगभग 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। इसका 60% जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है और शेष जो है वो राज्यों द्वारा दिया जाता है और इसके लिए जो इसके क्रियान्वयन में नीति आयोग भी अपना अहम भूमिका निभाता है और ये इसके सारे लाभ हैं जो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी GPAI शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में बात कर लेते हैं। भारत जो है 12 से 14 दिसंबर 2023 तक GPAI शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह आयोजन वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधि मंडलों बहुहितधारक विशेषज्ञों वैश्विक AI इनोवेटर्स को एक साथ लाएगा और GPAI मिशन क्या है ये 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था और इसके अंदर GPAI तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के मिशन के साथ साथ एक बहुहितधारक पहल है, यानी इसमें सभी को फ़ायदा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से हम सभी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यूज कर सकते हैं। युवा आई, इसको देखिएगा, युवा आई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD
की एक पहल आगामी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर मनाई गई है। शिखर सम्मेलन के में प्रमुखता से शामिल होने को तैयार है। यह सहयोगी कार्यक्रम कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को आवश्यक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल से लैस करने, एआई की गहरी समझ को बढ़ावा देने, उन्हें मानव केंद्रित डिजाइनर एआई के उपयोगकर्ता के लिए बनने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। इसकी अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसके 3 चरण विशेष तौर पर रहेंगे। युवा आई कार्यक्रम 3 चरणों को आगे बढ़ाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकतम छात्र भविष्य के लिए तैयार हो सके। यह छात्रों को विभिन्न सामाजिक विषयों से परिचित करवाता है, वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने की दिशा में एआई का मार्गदर्शन करता है। तो युवा से आप याद रखिएगा 8वीं से 12वीं के छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज देना है। 27वां विश्व निवेश सम्मेलन जो है वो भी शुरू हो गया है और ये जो सम्मेलन है इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज WAIPA की वर्तमान अध्यक्ष जो हैं 11 से 14 दिसंबर तक 27वें विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी को भारत तैयार है। यानी भारत के अंदर जो है 27वां विश्व निवेश सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन व सम्मेलन एक्सपो सेंटर यशोभूमि में होगा। इस वर्ष की थीम रहेगी एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स IPAs पायोनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ पर केंद्रित रहेगा। तो दिल्ली के अंदर होगा, इस बात को याद रखिएगा। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था और ये बहुत ही हिंसक हमला हुआ था। आप सारी जानकारी यहाँ पर पढ़ सकते हो। यहाँ पर 5 आतंकवादी मारे गए थे और सेना के 6 जवान शहीद हुए थे। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। ये विद्युत मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना जो है 1991 से ये मनाया जा रहा है। देखिएगा इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की स्थापना जो है 1991 को की गई थी और इसका मुख्य लक्ष्य किस तरीके से हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 शुरू हो गया है और ये वियतनाम के साथ होगा। यानी यहाँ पर देखिएगा वी से वियतनाम, IN से इंडिया और बैक्स यानी कि संयुक्त अभ्यास शुरू हो गया। 11 से 21 दिसंबर तक ये चलेगा और इसकी अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो बस इतना याद रखिएगा 2018 में ये शुरू हुआ था और एक बार ये वियतनाम में होता है और एक बार भारत में आयोजित किया जाता है। ब्लू ड्रॉप नेशनल रिपोर्ट जो है 2023 से जारी कर दी गई है। ब्लू ड्रॉप नेशनल रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने 2014 के बाद पीने के पानी की गुणवत्ता में गिरावट अनुभव की है और लगभग आधे को अब उपभोग के लिए असुरक्षित माना जाता है। यानी दक्षिण अफ्रीका में आधा जो दक्षिण अफ्रीका है वो पीने के लिए पानी नहीं रखता है। इस रिपोर्ट में लगभग जिनकी 9 प्रांतों को स्टडी किया गया जिसकी कुल आबादी 4,84,86,567 है और इसमें लगभग 144 जल सेवा प्राधिकरणों को स्टडी किया गया और ये पाया गया कि वहाँ पर जो पानी की क्वालिटी है वो बहुत नीचे जा चुकी है और उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए और पीने लायक रखा जाए इस पर अध्ययन किया गया। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA क्या है? भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को शुरू किया, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जो है, और इसकी जो घोषणा है वो COP28 के अंदर की गई है। यह गठबंधन 2021 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से NMCG द्वारा गठित मौजूदा रिवर सिटीज अलायंस को बढ़ाने के लिए देशों, नदी शहरों, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों और ज्ञान प्रबंधन भागीदारों को एक साथ लेकर के आता है।
आगे बढ़ते हैं, अभूतपूर्व दायरा और साझेदारी के बारे में बात करते हैं। GRCA 11 देशों के लगभग 275 से ज़्यादा वैश्विक नदी शहरों को कवर करने वाली एक अद्वितीय गठबंधन के तौर पर खड़ा है। इसमें विशेष तौर पर ये सारे देश शामिल हैं। भारत है, मिस्र है, नीदरलैंड है, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान जैसे देश, और हैंग, डैन होग, एडिलेड और सेजोल नोक जैसे नदी शहरों को एक साथ लाया गया है। विश्व बैंक, एशियाई डेवलप बैंक ADB, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB, ज्ञान प्रबंधन संस्थान KPMG जैसी अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों ने गठबंधन के महत्वपूर्ण विस्तार को चिन्हित करते हुए एक साझेदारी के रूप में इसमें प्रवेश किया है। यानी इसको ग्लोबल सपोर्ट भी मिला है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी इसको मिला है। द इमिशंस डिवाइड रिपोर्ट जारी की गई है। कार्बन उत्सर्जन में धन असमानता पर ये रिपोर्ट आई है। इसमें ये कहा गया है कि कई विकसित देश अर्जेंटीना, ब्राज़ील, भारत, आसियान क्षेत्र जैसे विकासशील देशों में के सबसे अमीर 10% की तुलना में अधिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन प्रदर्शित करते हैं। कार्बन पद चिन्हों में स्पष्ट विरोधाभास नजर आता है। विकसित देशों के निचले 10% आय वर्ग के व्यक्तियों में भारत, ब्राजील या आसियान क्षेत्र के सबसे गरीब लोगों की तुलना में यह 6 से 15 गुना अधिक कार्बन फुटप्रिंट सामने नजर आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के तौर पर भी मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में एकीकरण में उनकी भूमिका अहम हो जाती है। हैदराबाद को भारत में शामिल करने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। वो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 15 दिसंबर 1950 तक देश के पहले गृह मंत्री के तौर पर और तथा उप प्रधानमंत्री के तौर पर बने रहे थे। उनकी मृत्यु जो है वो 15 दिसंबर 1950 को हो गई थी। राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए याद रखिएगा सरदार पटेल पुरस्कार शुरू किया गया है और यह पुरस्कार जो है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए योगदान देने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। रेडियोथेरेपी रोगियों के लिए एक्टोसाइट टैबलेट विकसित की गई है। परमाणु ऊर्जा विभाग और मैसर्स IDRS लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने रेडियोथेरेपी से गुजर रहे कैंसर रोगियों के जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है। तो एक्टोसाइट जो है वो रेडियोथेरेपी यानी कि कैंसर के रोगियों के लिए एक टैबलेट तैयार की गई है। WHO की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023 जारी कर दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2010 से 2021 तक ये माना है कि यातायात से मौतों में 5% कमी आई है, जिसमें लगभग 1.19 मिलियन मौतें हुई हैं। भारत में इस अवधि के दौरान लगभग 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। और WHO की रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो भारत में सड़क यातायात में होने वाली मौतों की संख्या 2010 में लगभग 1.34 लाख से बढ़कर के 2021 में 1.54 लाख हो गई है, जो कि 15% वृद्धि को दर्शाती है। ये संयुक्त राष्ट्र के 108 सदस्य जो देश हैं उनके विपरीत है, जहां पर मामलों में कमी आई है लेकिन भारत में बढ़ी है। कटौती में अग्रणी जो राष्ट्र हैं उसमें बेलारूस, डेनमार्क, जापान, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश हैं जिन्होंने इन मौतों को लगभग 50% तक कम कर दिया है। अगर बात करें 2019 तक तो इसमें 5 वर्ष से 29 वर्ष तक के बच्चों और युवाओं की जो मौत है वो प्रमुख तौर पर सामने आई है और सड़क दुर्घटना 12वां प्रमुख कारण इन मौतों का रहा है। वाहन वेड़े में भी विस्तार हुआ, यानी कि वाहनों की संख्या रोड पर बढ़ी है। 2010 के बाद में 160% वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी के स्वरूप जो प्रति 1 लाख वाहनों पर वार्षिक मृत्यु दर जो है 79 मौतों से घटकर के 47 मौतें हो गई है, जो कि 41% की कमी को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और GPAI ने
नई दिल्ली घोषणा को अपनाया। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें 29 सदस्य देश हैं शामिल। याद रखिएगा इसके अंदर कितने देश हैं, 29 सदस्य देश हैं, और उन्होंने नई दिल्ली घोषणा को अपना लिया है। यह घोषणा एआई नवाचार के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों तक उचित पहुंच को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के विकास, तैनाती से जुड़े जोखिमों को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर देती है। अगर इसके प्रमुख बिंदु की बात करें तो आप देख सकते हैं जीपीएआई नई दिल्ली घोषणा एआई सिस्टम में तेजी से प्रगति, आर्थिक विकास, नवाचार, रोजगार सृजन के लिए उनकी क्षमता को चिन्हित करती है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों, मानव अधिकारों में निहित एक वैश्विक ढांचे की वकालत करता है जो व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार, गोपनीयता सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और आगे बढ़ते हैं, हम 16 दिसंबर को डिस्कस करते हैं। विजय दिवस के तौर पर ये मनाया जाता है। 1971 में के युद्ध में भारत की विजय का ये प्रतीक है, और ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक तरह से युद्ध था जिसकी मध्यस्थता कौन कर रहा था, भारत कर रहा था। यानी ईस्टर्न जो पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के तौर पर जाना जाता है, और भारत जो है वो ईस्टर्न पाकिस्तान की तरफ से लड़ा था। और एक रोचक तथ्य ये है कि 1971 में जितने भी हमारे सेना के जवान शहीद हुए थे उनकी याद में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई है, और इंडिया गेट नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उन्होंने किया था। 1971 का युद्ध अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और इसकी शुरुआत जो थी वो 3 दिसंबर 1971 को हुई, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी ने 16 दिसंबर 1971 को हथियार डाल दिए थे, और इसके बाद में 93,000 सैनिकों को भी आत्मसमर्पण के लिए बोला था। अब अयोध्या हवाई अड्डा जो है उसको डीजीसीए के द्वारा आधिकारिक रूप पर मान्यता मिल गई है, यानी लाइसेंस मिल गया है, और ये एक हाई क्वालिटी जो हवाई अड्डा है वो निकल कर के सामने आया है, जिसमें ये अलग अलग तरह की जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाराकुंडा भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है। बाराकुंडा को एल्पा एलापुजा में नवगाथी पनावली यार्ड में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है, और इसके अंदर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवाल्ट द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। बाराकुंडा याद रखिएगा एक मछली के नाम पर रखा गया है, और इसकी शीर्ष जो गति है टॉप स्पीड जो है वो 12 समुद्री मील रहेगी, और एक बार चार्ज करने के बाद में 7 घंटे तक चल सकती है। 18 दिसंबर भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत में अल्पसंख्यकों की अगर हम बात करें तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन ये रहेंगे। भारतीय जनसंख्या का 19% बनाते हैं। जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप और कुछ एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां पर अधिसूचित अल्पसंख्यक बहुल है, यानी मेजोरिटी में हमें दिखाई पड़ते हैं। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी, यानी 1992 में जो है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। अल्पसंख्यकों के साथ धर्म, भाषा, राष्ट्रीय नस्ल के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को राष्ट्रीय नस्ल, धर्म और भाषा के आधार पर लोगों के अधिकारों की घोषणा को जारी किया था। तो इसी वजह से 18 दिसंबर को भारत में भी अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। अगर अल्पसंख्यकों की योजनाओं की बात करें तो इसको आप जरूर एक बार रोक करके स्टडी कर लीजिए। प्री मेरिट छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, नया सवेरा पढ़ो प्रदेश, नई रोशनी, नई उड़ान, सीखो और कमाओ, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जियो पारसी उस्ताद, नई मंजिल, ये सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जाती है। 18 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
और इसकी स्थापना जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को की थी। मुख्य बिंदुओं के तौर पर अगर हम बात करें तो इसमें अमेरिका शामिल नहीं है अभी भी, और इसके लिए 23 उद्देश्य निश्चित किए गए हैं। पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो इसके अंदर लगभग विश्व भर के 25 करोड़ प्रवासी शामिल हैं, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 3% है, लेकिन जीडीपी, वैश्विक जीडीपी में इनका योगदान 10% का है। और अभी इससे इनके मूल देश के विकास में भी काफ़ी वृद्धि होती है। इस समझौते की शुरुआत 2017 को हो गई थी, जब संयुक्त राष्ट्र के देशों ने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स पर सहमति जाहिर की थी। लेट्स मूव ऑन। गाजा युद्ध विराम पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया है। यूएनएससी में वीटो पावर क्या है उसको अब हम एक बार समझ लेते हैं। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 स्थायी सदस्य शामिल हैं, जिनको P5 बोला जाता है, जिसके अंदर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन शामिल P5 के अंदर है। इन देशों के पास वीटो शक्तियां हैं, याद रखिएगा, वीटो शक्तियां हैं जो किसी भी प्रस्ताव को रोकने की अनुमति देती है, भले ही उसे बहुमत समर्थन प्राप्त हो। यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा पारित प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, जो इसे महासभा से अलग करते हैं। वीटो शक्तियों की उत्पत्ति जो है वो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रारूपण के दौरान उभरा, और द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी P5 ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण स्थायी सीटें हासिल की। P5 में भूमिका जो है, P5 की ऐतिहासिक महत्व जर्मनी, इटली, जापान को हराने में इनके योगदान से है। अमेरिका, यूएसएसआर जो बाद में रूस बन गया, ब्रिटेन ने अपने कुछ विशेष अधिकार सुरक्षित रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के गठन का बीड़ा उठाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं। पीएम ने सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन 17 दिसंबर को किया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय है, जो कि अमेरिका के पेंटागन से भी आगे है, जिसमें 4200 हीरा व्यापार कार्यालय हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी कुल जो लागत है वो 3200 करोड़ रुपए आई है, और एसडीबी का लक्ष्य है हीरा व्यापार व्यवसाय को मुंबई से सूरत तक स्थानांतरित करना है, और जिसमें कटाई, पॉलिशिंग से लेकर के सारे काम किए जाएंगे। एक्चुअल में इस पर काम 2017 में शुरू हुआ, और कोविड महामारी के बाद में इस पर जो है प्रगति कम देखी गई, और अब ये जाकर के 5 सालों में कंप्लीट हुआ है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। देखिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले 1510 में गोवा आए थे, यानी पश्चिमी तट पर आए थे, और उन्होंने गोवा, दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली और अंजदीवा द्वीप पर कब्जा कर लिया था। 18 से 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने सैन्य ऑपरेशन चलाया और गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया। गोवा की मुक्ति के बाद 1963 में भारत की संसद ने गोवा को आधिकारिक रूप से भारत का 12वां संवैधानिक संशोधन करके एक राज्य के तौर पर स्वीकार कर लिया था। इसके द्वारा गोवा, दमन दीव, दादरा व नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। 1987 में गोवा को दमन व दीव से अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। गोवा में पुर्तगाली 1510 में आए, और अल्फोंसो डी एल्बुकर्क के नेतृत्व में उन्होंने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। स्टिल्थ मानव रहित लड़ाकू वाहन हवाई वाहन प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण भी भारत ने कर लिया है, और ये ऑटोनमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर पर आधारित है। और ये आपको याद रखना है, इसमें जो है DRDO और ADE यानी वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन व विकसित इसको किया गया था। इसके अंदर यानी ये बिना किसी पायलट के रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जा सकता है, यानी रिमोट से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। भारत की आकाश मिसाइल प्रणाली ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत में एक अभूतपूर्व विकास में भारत अपने
एक अभूतपूर्व विकास में भारत अपने स्वदेशी आकाश तय से हवा यानी सरफेस टू एयर जो टारगेटिंग की जो कैपेबिलिटी है वो भारत के पास अब हासिल हो गई है और प्रदर्शित करने वाला विश्व स्तर पर पहला देश बन गया है। ठीक है ना। इसके साथ हथियार प्रणाली के साथ एक साथ 4 लक्ष्य को भेदने वाला जो है वो भारत विश्व का पहला देश बन गया है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार सफल प्रदर्शन 12 दिसंबर को सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन पर अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान ये सब किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एंटार्कटिक के लिए भारत का पहला शीतकालीन अभियान शुरू हो गया है। नई दिल्ली के पृथ्वी भवन से शुरू किया गया यह अभूतपूर्व उद्यम वैश्विक जलवायु, समुद्र के स्तर और जैव विविधता पर आर्कटिक के गहरे प्रभाव को उजागर करने के लिए तैयार है। और इस का उद्देश्य ये रहेगा, 4 वैज्ञानिकों की एक टीम इस ऐतिहासिक शीतकालीन यात्रा का नेतृत्व करेगी जो ध्रुवीय रातों के दौरान वायुमंडलीय अवलोकन करने और ध्रुवीय परिवर्तनों का अध्ययन करने, समुद्री बर्फ की विविधताओं की निगरानी करने के लिए समर्पित है। हिमाद्री अनुसंधान केंद्र जो है नॉर्वे के स्वालबार्ड में पहले से साल भर ये काम करता है, अवलोकन करता है। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जो है वाराणसी के उमराव क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्थापित किया गया, उसको लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को की थी और इसके सब उद्देश्य जो है वो आप पढ़ सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। विश्व मानवता दिवस जो है वो 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। विश्व मानवता दिवस की शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2008 में की गई थी और इस प्रस्ताव को स्वीडन ने प्रायोजित किया था और 19 अगस्त 2003 को इराक के महासचिव के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो की मृत्यु बम विस्फोट के कारण हो गई थी। 2009 से प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसके द्वारा मानवता के लिए किए गए कार्यों की सुरक्षा को सुनिश्चित मानवता के लिए कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल्टन सागर में लिथियम भंडार की खोज की गई है। ये दक्षिण कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में है, जिसकी कुल कीमत $540 बिलियन आंकी गई है। अगर इतना सारा भंडार वहाँ पर मिलता है तो अमेरिका जो है वो वैश्विक लिथियम बाजार में प्रमुख भूमिका निभाएगा और सबसे बड़ा स्रोत जो है वो ये लेक बन करके सामने आएगी। अब अब्देल फतेह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के तौर पर तीसरा कार्यकाल जीत लिया है। ये देखिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को 2024 के बैलेट के लिए यानी कि चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने यूएस कैपिटल पर 6 जनवरी 2021 को हमले करवाए थे। इसका आरोप भी उन पर लगा है। इसके साथ साथ चुनाव में भी धोखाधड़ी की बात उन पर साबित हुई है। विश्व ओडिया सम्मेलन का उद्घाटन उड़ीसा सरकार ने फरवरी 2024 में पहली बार विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है, ताकि जो ओडिया भाषा है उसको वैश्विक तौर पर एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। चंद्रयान 3 को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया। तो इसरो का जो अभूतपूर्व मिशन है चंद्रयान 3, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, आइसलैंड के हुसाविक में अन्वेषण संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लीफ एरिक्सन क्या है? लीफ एरिक्सन जो है वो खोजकर्ता लीफ एरिक्सन के नाम पर ही रखा गया है और जो चांद के बारे में जो भी अनुसंधान करते हैं, जो यान वहाँ पर भेजते हैं, उनको विशेष तौर पर ये पुरस्कार दिया जाता है। 2015 में इसकी स्थापना
की गई थी। झारखंड के स्थानीय निवासी विधेयक राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा उठाए गए पहले के विरोध और संवैधानिक चिंताओं के बावजूद झारखंड विधानसभा ने पुनर्विचार के बाद झारखंड स्थानीय निवासी विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लाया गया विधेयक सरकारी निवासी को परिभाषित करने के लिए भूमि रिकॉर्ड के प्रमाण के लिए कट ऑफ वर्ष के रूप में 1932 की स्थापना करता है। जिन व्यक्तियों के नाम या पूर्वजों के नाम 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण में दिखाई देंगे उन्हें स्थायी निवासी माना जाएगा। विधेयक को अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जा रहा है और जिसका उद्देश्य है कि न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए इसे 9वीं अनुसूची में रखना, यानी कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको रखा जाए, इसके लिए भी विशेष तौर पर सिफारिश की गई है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, हर साल ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस दिवस की जो घोषणा है वो 26 फरवरी 2012 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी और भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। रामानुजन के बारे में हम जान लेते हैं। इनका जन्म 22 दिसंबर 1987 को मद्रास प्रेसिडेंसी के इरोड में हुआ और इनका निधन 26 अप्रैल 1920 को हुआ था। संख्या सिद्धांत, गणितीय विश्लेषण, अनंत श्रृंखला, निरंतर अंशों में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और अंग्रेजी गणितज्ञ हार्डी द्वारा इनको विशेष तौर पर मतलब पहचाना गया। 1729 हार्डी रामानुजन नंबर है। जब हार्डी अस्पताल में रामानुजन से मिलने के लिए गए तो रामानुजन ने हार्डी को बताया कि 1729 सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से 2 क्यूब्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि ये आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात किला खोजा गया है और ये साइबेरिया के सुदूर क्षेत्र में खोजा गया है। इसकी विशेषता क्या है कि साइबेरिया में अमन्या नदी के किनारे है और इसकी जो उम्र है वो लगभग 8000 साल बताई जा रही है। इससे इस दुनिया का सबसे पुराना किला माना जा रहा है। मंगल ग्रह पर जो सक्रिय ज्वालामुखी की गतिविधियों का पता लगा है और अध्ययन का जो स्थान है वो एल्सियम प्लेनिटिया पर केंद्रित है और ये मंगल ग्रह का सबसे युवा ज्वालामुखी माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा को हम देख लेते हैं। तमिल लेखक राजशेखरन देवी भारती अपने उपन्यास नीरवजी पदुम के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तेलुगु लेखक टी पतंजलि शास्त्री को लघु कहानी रामेश्वर काकुलू और मारोकोनी कथलू के लिए और मलयालम साहित्यकार ईवी रामाकृष्णन को साहित्यिक अध्ययन मलयाला नोवेलिन्टे देश कालंगल के लिए शामिल इसमें किया गया है। कुछ और भी जैसे इंग्लिश के लिए, अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर को उपन्यास रिक्वियम इन रागा जंकी के लिए, संजीव को हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो, लक्ष्मा तोल पांडे को कन्नड़ निबंध के लिए और स्वपन में शामिल है और चक्रवर्ती जो है वो बंगाली उपन्यास के लिए और अन्य लोगों को इसमें शामिल किया गया है। अब देखिएगा इसके अंदर दिया क्या जाता है। पुरस्कार एक कास्केट के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे जिसमें एक उत्कीर्ण जो है तांबे की पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख रुपए होंगे। यह पुरस्कार 12 मार्च 2024 को समारोह प्रस्तुति में प्रदान किए जाएंगे। साहित्य अकादमी जो है वो 12 मार्च 1954 को स्थापित की गई थी। एक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है और जो भारतीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित संस्थान है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर भी पूरे भारतवर्ष में चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी स्मृति में मनाया जाता है और इसको चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है।
चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। वे 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच देश के प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म 23 दिसंबर 1909 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत नूरपुर, अब जो उत्तर प्रदेश है, उसमें हुआ था। चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके पश्चात 24 मार्च 1977 से 1 जुलाई 1978 के बीच वो गृह मंत्री भी रहे। 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक वो देश के वित्त मंत्री रहे और उनका जो निधन है वो 29 मई 1987 को हो गया था। लेट्स मूव ऑन। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का भी निधन हुआ। प्रमुख महिला अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का हाल ही में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए अथक प्रयास किए और 1959 से 1998 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। और एक इम्पोर्टेंट ये है, वॉर विडोज एसोसिएशन की स्थापना की, यानी युद्ध के अंदर जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं उनकी मदद के लिए उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई और इसकी स्थापना उन्होंने 1972 के अंदर की और 2007 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। शेख मिसाल अल अहमद अल सबा कुवैत के नए अमीर बने और 83 साल की उम्र में शेख मिसाल केवल 3 वर्षों में कुवैत के तीसरे शासक बन गए हैं। भारतीय जूट निगम ने जूट किसानों के लिए पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया है। पाट मित्रो ऐप जो है वो जूट किसानों की हेल्प के लिए लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा। और कपड़ा मंत्रालय सचिव रचना शाह ने इस ऐप का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य किसानों को इष्टतम जूट की खेती, बढ़ती हुई आय के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करना है। पाट मित्रो ऐप की मुख्य विशेषताएं: जूट ग्रेडेशन पैरामीटर्स की जानकारी मिलेगी, किसान केंद्रित योजनाएं मिलेंगी, किसान उन्हें सीधे लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई जूट आई केयर जैसी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मौसम पुनर्नुमान मिलेगा और खरीद नीतियां भी इस पर निर्धारित होगी। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है और 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत अगर हम देखें, इस अधिनियम में संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित उपभोक्ता के 8 में से 6 अधिकार को शामिल किया गया है, जिसमें सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार, शिकायत का अधिकार और शिक्षा का अधिकार शामिल हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है, यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, कंज्यूमर इंटरनेशनल्स ने 1983 में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की शुरुआत की। दुनिया में 15 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में रल्फ नाडेर द्वारा की गई। इसके परिणाम स्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिका कांग्रेस ने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पास किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 25 दिसंबर सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी में जीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण दिया था और वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण में देने वाले पहले व्यक्ति रहे थे। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। वो पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने, हालांकि उनका कार्यकाल 13 दिन का था। दूसरी बार वो 1998 से 1999 के बीच 11 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने। फिर वो 1999 से 2004 के बीच तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पहली बार पूरा किया। 2009 में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते राजनीति से
सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। 25 दिसंबर को ही मदन मोहन मालवीय जयंती के तौर पर मनाया जाता है। 25 दिसंबर 1861 को महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद यानी अब जो प्रयागराज है उसमें हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इनको महामना के नाम से जाना जाता है। 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की इन्होंने स्थापना की। इन्हें भारत सरकार ने 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। और 1924 से 1946 तक हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे। 1936 में हिंदुस्तान टाइम का हिंदी संस्करण हिंदुस्तान उन्होंने शुरू किया। पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन 12 नवंबर 1946 को इलाहाबाद में हुआ था। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है और यह दिन जो है साहिबजादों यानी कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। 26 दिसंबर ही क्यों चुना गया? क्योंकि इस दिन साहिबजादा फतेह सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह की शहादत हुई थी। उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। साहिबजादों की मृत्यु 21 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच हुई थी। 27 दिसंबर जो है वो महामारी तैयारी जो दिवस है उसके तौर पर मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। 27 दिसंबर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के तौर पर मनाया। इस दिवस को मनाने के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे भविष्य में कोविड जैसी परिस्थितियों को रोकने में मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट KR-21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन को WHO को प्री क्वालिफिकेशन मिला। मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर में वैश्विक स्वास्थ्य संगठन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और जैव प्रौद्योगिकी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित R-21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान कर दिया है। 21 दिसंबर 2023 को की गई घोषणा दर्शाती है कि टीका गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावी रूप से ये WHO के मानकों को पूरा करता है। R-21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन को इससे पहले 2 अक्टूबर 2023 को बच्चों में मलेरिया रोकथाम के लिए WHO की सिफारिश प्राप्त हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। INS इम्फॉल को कमीशन भारत ने कर लिया है। 26 दिसंबर 2023 को विशाखापट्टनम श्रेणी के स्टेल्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जहाज INS इम्फॉल पेनोट D-68 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट 15B के हिस्से के रूप में यह वर्ग स्वदेशी विध्वंसक प्रौद्योगिकी के में नवीनतम युद्धपोत का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारत का लक्ष्य अगले 25 वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नामक अपना स्वयं स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अध्यक्ष जिसके डॉक्टर S सोमनाथ है, इसरो ने इस स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। लेट्स मूव ऑन। ई-स्वर्णा UPI के साथ पहला कॉरपोरेट रुपे क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया गया है। एक्चुअल में इंडसइंड बैंक ने रुपे नेटवर्क पर नया कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड ई-स्वर्णा लॉन्च किया। यह भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड है जो भुगतान के लिए UPI ऐप्स से लिंक करने की अनुमति देता है। यह कार्ड बार बार व्यापार करने वाले यात्रियों के लिए व्यापक सुविधाएं प्रदान करता है। और डॉक्टर P इंदिरा देवी को प्रतिष्ठित ISAE फेलो 2023 की उपाधि से सम्मानित किया गया। केरल की प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर P इंदिरा देवी को इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स यानी ISAE द्वारा ISAE फेलोशिप 2030
2023 की विशिष्ट उपाधि से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। डॉक्टर पी इंदिरा देवी जो है वर्तमान में केरल राज्य के किसान कल्याण बोर्ड के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और केरल कृषि विश्वविद्यालय में ICAR एमेरिटस प्रोफेसर हैं और उनके अग्रणी कार्यों में भारतीय कृषि के सामने आने वाली जटिल अंत विषय चुनौतियों पर आधारित 70 से अधिक शोध पत्रों और 4 संदर्भ पुस्तकों के माध्यम से मान्य किया गया है। यानी ICAR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ISAE फेलो सम्मान का महत्व क्या है? ISAE फेलो मान्यता 1939 में स्थापित भारत की अग्रणी कृषि अर्थशास्त्र सोसाइटी द्वारा प्रदान की गई व्यावसायिक उपलब्धि के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। यह उन शिक्षाविदों को मान्यता देती है जिन्होंने व्यापक करियर में सिद्धांत और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डाला है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।